नमस्कार छात्रों। हम फिर से एक बार उस ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेगुलर रूप में हमारा कॉलेज 15 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार की ओर से जो भी निर्देश हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमारा कॉलेज सिर्फ 7 मार्च तक बंद किया गया है। हालांकि ये सोलापुर ज़िले के सभी कॉलेज के लिए सूचना दी गई है, उसमें हम भी आ जाते हैं, तो हमारा भी कॉलेज जो है 7 मार्च तक बंद है। उसके बाद की जो सूचनाएं हैं, आपको जैसे ही हमें आदेश मिलते हैं उस प्रकार से आपके ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या लेक्चर के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमें जो हमारी पढ़ाई जो हमने शुरू की थी रेगुलर लेक्चर के रूप में, हमने कुछ प्रश्न पत्र की शुरुआत की थी। उसमें से पहला टॉपिक जो है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ, भाषा विज्ञान और व्याकरण की तुलना, ये जो पहला टॉपिक है प्रश्न पत्र क्रमांक 16 में का हमने शुरू किया था। और हमें अचानक से सूचना आने के कारण वो जो रेगुलर पद्धति के आधार पर हम जो लेक्चर ले रहे थे उसको बंद करना पड़ा। हम फिर से एक बार उस ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से जब तक आगे की सूचनाएं आती है तब तक ये ऑनलाइन पढ़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं आशा करता हूं कि पिछले सत्र में जिस प्रकार आपने ऑनलाइन पढ़ाई को स्वीकार किया, उसी प्रकार इस सत्र में भी उसको थोड़ा सा स्वीकार करने की कोशिश करें। हम जितना हो सके आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो पढ़ाई के दौरान आपको कुछ समस्या अगर उभरती है तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई का सिलसिला जो है हमें आगे बढ़ाना है। हमारी परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय की ओर से जो भी सूचनाएं आएगी उसके आधार पर वहाँ पे तय हो जाएगी। पिछले सत्र की परीक्षा हमारी ऑनलाइन हो गई है, इस सत्र की भी संभावना है, लेकिन उस प्रकार की अधिकृत रूप से अगर सूचना आ जाती है तो हम आपको उस समय बता देंगे। तो तब तक के लिए हमारी जो पढ़ाई है उसको जारी रखते हैं। और मुझे लगता है कि लेक्चर जो हमारे चल रहे थे उसमें से आगे की बात मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। शायद हमारी परीक्षा जो है अप्रैल के अंत तक वहाँ पे संपन्न हो सकती है। तो उसके पहले हमें सत्र क्रमांक 6 जो है उसका पेपर नंबर 16 जो है वो हमें समाप्त करना है, और उस दृष्टिकोण से हम इस पढ़ाई की ओर ध्यान देने वाले हैं। मैं जितना हो सके आपको इन प्रश्न पत्रों में आए हुए जितने भी टॉपिक है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मौखिक रूप से कुछ नोट्स भी आपको दे दूँगा, जिसके आधार पर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अगर कुछ शंका बचती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी हम कक्षा के भीतर जो टॉपिक चल रहा था हमारा, याद है क्या, देख लीजिएगा कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। और उस समय हमने देखा ये कि भाषा का भी एक साइंस होता है, और ये भाषा का साइंस किस प्रकार का है इसको लेकर सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों में ये चर्चा उभर उठी है। और हमने देखा कि यूरोप में 1786 में वहाँ पे एक दौर आ पड़ा कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा जो है लगभग एक ही भाषा से निःसृत हुई है, ऐसा वहाँ पे कथन जो है वहाँ पे किया गया। सर जॉन विलियम्स जी ने ये वहाँ पे वक्तव्य करने के बाद 1786 के बाद वहाँ पे हुआ ये कि सच में ऐसा है क्या। भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात की ओर गौर किया और संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन भाषा के अंत संबंध को वहाँ पे चेक करने की कोशिश की है। और उसके आधार पर ये भाषा विज्ञान का जो पड़ाव जो है या सिलसिला जो है हमारे सामने आ जाता है। अर्थात सर विलियम जोन्स जी ने एशियाटिक सोसाइटी के सामने वहाँ पे एक पेपर पढ़ा था, और उस पेपर में एक बात कही थी कि यूरोप के जो ग्रीक और लैटिन भाषाएं हैं और आशिया खंड की जो संस्कृत भाषा है,
इन तीनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इन तीनों के मूल में कोई तो एक प्रमुख भाषा वहाँ पे काम कर रही दिखाई देती है। तो इस आधार पर वहाँ पे भाषा विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी और यही जो है आज के आधुनिक दौर की ये अध्ययन की नई शाखा जो है भाषा विज्ञान, उसको माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि भाषा वैज्ञानिकों ने इसमें जो भी कुछ बातें कही है या उनके चिंतन के आधार पर जो भी बातें सामने आई है उसको तो हमें ग्रहण करना ही है, साथ ही साथ भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को भी हमें समझना जरूरी है। उसके पीछे की वजह मैं बता देता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, और ये प्रयोग करते समय भाषा के शुद्ध रूप की तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम भाषा के छात्र हैं और भाषा के छात्र होने के नाते हमें भाषा के शुद्ध रूप पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ भाषा के निर्माण या भाषा की प्रक्रिया, भाषा की व्यवस्था और भाषा से संबंधित जितने भी उपादान हैं, जिसमें हम शब्द को ले सकते हैं, पद को ले सकते हैं, ध्वनि को ले सकते हैं, वाक्य को ले सकते हैं या अर्थ को ले सकते हैं, अर्थात इन सभी स्थितियों में हमें भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को समझना है। और इसलिए भाषा विज्ञान की पढ़ाई जो है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा बोलने वाला हर इंसान ये जानता ही है ऐसा नहीं है। इसलिए हम भाषा के छात्र होने के नाते कम से कम हमें जानना जरूरी है कि भाषा कैसे निर्माण होती है, भाषा हम कैसे बोल पाते हैं, हम ध्वनियाँ कैसे निकालते हैं। पाठ्यक्रम की चर्चा कराते समय मैंने ये बातें थोड़ी सी संक्षेप में आपके सामने रखी है, और साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे हमारे सामने वो पाठ आ जाएंगे, टॉपिक आ जाएंगे, हम विस्तार से उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। तो मैं भाषा विज्ञान के संदर्भ में बात कर रहा था, और भाषा का क्षेत्र आज के आधुनिक युग की उपज माना गया है, और ये पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक विचार सूत्र जो है दुनिया भर के भाषा वैज्ञानिकों के सामने रखा गया, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज संपूर्ण विश्व में लिंग्विस्टिक्स नामक या फोनोलॉजी नामक या व्याकरणिक भाषा विज्ञान, उस हिसाब से भी या उस तरीके से भी भाषा विज्ञान की पढ़ाई वहाँ पे निरंतर की जा रही है। और साथ ही साथ नए नए जो भी कुछ संशोधन किए जा रहे हैं उसके आधार पर नए नए सिद्धांत भी बनाए जा रहे हैं, और भाषा विज्ञान का लाभ जो है आज सिर्फ भाषा के छात्रों को ही नहीं है, चिकित्सा जगत में सुरक्षा कर्मियों के लिए या आर्मी के फील्ड में यहाँ पे या औद्योगिकरण के फील्ड में या हम पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया में, सांकेतिक भाषा के निर्माण की प्रक्रिया में, अर्थात हर जगह पे आज हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान जो है यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। और इस वजह से इस विषय की महत्ता या इस प्रश्न पत्र की महत्ता जो है हमें नकार कर काम नहीं बनेगा। इसमें दिए हुए जितने भी टॉपिक है उनको हमें गंभीरता से पढ़ना है, और मैंने कक्षा में आपको बता दिया है कि इसमें आने वाले जो आगे के टॉपिक है वे भाषा के उप अंग है, मतलब जिसके बगैर भाषा निर्माण नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा था कि ध्वनि विज्ञान को हम पढ़ेंगे, अर्थात मैं आपसे अभी जो वार्तालाप कर रहा हूँ उस ध्वनि का मूल उत्स कहाँ पे है, मूल उत्स माने वह ध्वनि कहाँ से निर्मित हो रही है, वो बात हम वहाँ पे देखने वाले हैं। अर्थात एक एक करके शब्द को समझेंगे, पद को समझेंगे, वाक्य को समझेंगे, और अंतिम पक्ष जो है भाषा के उप अंग में से अर्थ विज्ञान को भी हमें थोड़ा सा समझना है। अर्थात किसी भी शब्द के भीतर मौजूद जो अर्थ है वह उस शब्द के साथ कैसे लागू हो जाता है, इस पक्ष को भी हमें समझना है। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि पहला टॉपिक हमने कक्षा के भीतर शुरू किया था, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पे थोड़ी सी पार्श्वभूमि में आपको समझा रहा था कि भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है कब से शुरू हुआ। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने जब वहाँ पे सर विलियम्स जोन जी ने 1786 में ये जब बात रखी, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की, तब वहाँ पे सभी भाषा वैज्ञानिकों के सामने ये एक चुनौती थी कि क्या सच में संस्कृत का और लैटिन का संबंध है, क्या सच में संस्कृत का और ग्रीक का संबंध है। अगर ऐसा है तो मूल में
देखिएगा कि स्थिति ये हो जाती है कि कोई भी भाषा किसी एक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है, तो हम जान जाते हैं कि अगर भाषा में कोई साम्य दिखाई देता है तो वहाँ पे हमारे सांस्कृतिक पक्ष को भी वहाँ पे समानता वहाँ पे सामने आ जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से भाषा वैज्ञानिकों ने नए नए सिद्धांत गढ़े और उनको उन्होंने जांचा, और परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने भाषा विज्ञान जैसा एक मुख्य विषय जो है, जिसको हर किसी को पढ़ना जरूरी है, ये हमारे सामने लाया है। तो इस हिसाब से अगर विचार करेंगे तो भाषा विज्ञान के भीतर हम भाषा विज्ञान की परिभाषाएं देखने वाले हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषाओं में अनेक सारे विद्वानों ने अपने चिंतन के आधार पर भाषा विज्ञान को स्पष्ट करने की कोशिश की है। पिछले सत्र में हमने भाषा के बारे में पढ़ाई की है, अर्थात उसमें हमने देखा कि भाषा की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति के दिमाग में उभरे हुए विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन क्या है, भाषा है। अर्थात ये सामान्य सी परिभाषा है, अर्थात भाषा एक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक मतलब क्या है कि हमने जैसे हमें मालूम हो गया या जैसे हमें बताया गया वैसे हमने उसको स्वीकार किया है। गाय को गाय ही क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं उभरता, क्योंकि हमें उस गाय शब्द के बारे में पहले बताया गया है कि इस पशु को गाय कहते हैं, तो हम भी उसको उसी रूप में स्वीकारते हैं, न कि उसको कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से शब्द के साथ जुड़े हुए जो अर्थ जो है, हमें हमारे आसपास के परिवेश से, हमारे परिवार से या स्कूल से हमें ये शब्द मिल जाते हैं, और जैसे जैसे अनुभव के आधार पर भी बहुत सारे शब्द हम अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात आप जैसे जैसे हमारे आसपास के वातावरण में घूमते रहेंगे या नया नया अनुभव लेते रहेंगे, आप अपने आप जो है नए नए शब्द जो है वहाँ पे ग्रहण करते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से भाषा की जो शब्दावली जो है हमारे पास आती रहती है। तो वहाँ पे भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की परिभाषा उस रूप में की है कि वह एक साधन है, और एक मनुष्य के भीतर उभरे हुए विचार, मतलब मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वह विचार मैं जिस साधन के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो तत्व माने भाषा है। तो ये सामान्य सी परिभाषा भाषा की मैंने बताई, और भाषा विज्ञान जो है उसी से आगे बढ़कर हम अगर मानते हैं कि क ख ग घ ण ये जो ध्वनियाँ हैं ये कंठ से उच्चारित हो जाती है। ट ट ढ ढ न ये ध्वनियाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, अर्थात तालु के मध्य भाग से उच्चारित हो जाती है। तो ये स्थितियाँ जो है सभी के सभी वैज्ञानिक धरातल पर आ जाती है। विज्ञान कहता है कि कोई भी जब सिद्धांत बनता है, नियम बनता है, तो सबके लिए लागू हो जाता है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता। तो इसलिए विज्ञान के धरातल पर हमें भाषा के पक्षों को समझना है, और इसलिए इसको भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी है, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए इतना समझ लीजिएगा, भाषा माने भाषा विज्ञान माने भाषा का विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान से तात्पर्य यह है कि हम जानते हैं कि भाषा विचारों का आदान प्रदान करती है, लेकिन वो विचार कैसे उभरते हैं, वो भाषा में कैसे प्रकट होते हैं, और वो प्रकट हुए भाषा के शब्दों का निर्माण जो है किस प्रकार होता है, इसका विशेष ज्ञान हमें अगर कहाँ से प्राप्त करना है तो वो भाषा विज्ञान से होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगले लेक्चर में मैं आपको भाषा विज्ञान की परिभाषाएं आपके सामने रखूंगा और उसको विस्तार से विश्लेषित करके आपके सामने रखूंगा। तो अगले लेक्चर में आपके पास जो भी नोट्स उपलब्ध है वो थोड़ा सा इस लेक्चर को सुनते समय सामने रखिएगा और उसके आधार पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसका एक्सप्लेन करके या उसका विश्लेषण करके आपके सामने रखूंगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।